अस्सलाम वालेकुम। बजट की अनाउंसमेंट के बावजूद अभी तक ये बेयकीनी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वो पाकिस्तान में प्रोग्राम बहाल कर रहा है या नहीं बहाल कर रहा है। इस बेयकीनी का सज़ा और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तानी रुपए के ऊपर एक दबाव वाली कैफियत बरकरार है। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दिलों में मौजूद हैं कि आइंदा माली साल के अंदर जो हमने बैनुल-अक़वामी कर्ज़े वापस करने हैं, पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से जो कर्ज़े लिए हुए उनको जो वापस करना है उसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। एक अंदाज़ा ये है कि हमें हर साल अगले 3 सालों में 22 से 25 अरब डॉलर चाहिए इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग की मद में, और ये 22 से 25 अरब डॉलर का एक हिस्सा तो कुछ कर्ज़े हमने चाइना और सऊदी अरब से लिए हुए हैं, वो रोल ओवर करके पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक ख़तीर रकम चाहिए होगी, 10, 12, 14 अरब डॉलर हर साल चाहिए होंगे ताकि हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। और ये करना नामुमकिनात में से नहीं है, कुछ ऐसी बुनियादी शराइत हैं उसके लिए। एक तो जो पाकिस्तान के कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा है वो मल्टीलैटरल लोन्स पर मुश्तमिल है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इसी तरीके से दीगर अदारे हैं। वो बहाल नहीं हो रहे। बहाल क्यों नहीं हो रहे कि वो IMF के प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं IMF ऑन बोर्ड आएगा तो हमारे कर्ज़े तैयार हैं, हम आपको कर्ज़ा दे देंगे। IMF बहरहाल एक नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक बहाल नहीं हो पाया। उसके एक और सज़ा जो हमें नज़र आती है फ़ौरी तौर के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, रिमिटेंसेस की मद में पिछले साल पाकिस्तान को कम व बेश 31 अरब डॉलर हासिल हुए। जो गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो रकूम पाकिस्तान भेजी वो अब 31 अरब डॉलर से गिर कर इस साल एक अंदाज़ा यह है कि 27 अरब डॉलर या उससे कुछ ज़ायद रहने की तवक्को है। इसी तरीके से जो बरामदात हैं पाकिस्तान से वो भी कम व बेश इतनी ही थी, 31 अरब डॉलर पिछले साल, और वो भी 27 से 28 अरब डॉलर के करीब रहेंगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगी। तो हमने 7 अरब डॉलर के करीब इस साल गवा दिया है, इसलिए कि हमने इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया, दबा के रखा। जो हमारा शरह मुबादला है डॉलर के मुकाबले में उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, और ये बेयकीनी की कैफियत का नतीजा था कि रिमिटेंसेज में भी फॉल आया, एक्सपोर्ट्स में भी फॉल आया। और रिमिटेंसेज में फॉल आने की एक वजह यह भी हो सकती है कि कुछ ऐसी इंपोर्ट्स ब्लैक मार्केट के ज़रिए फाइनेंस हो रही हूँ। जो रिमिटेंसेज आनी थी वो बजाय बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आए, वो कहीं हवाला हुंडी वाले के पास जाके वो पाकिस्तान में रुपए आ जाते हों, और वही फॉरेन एक्सचेंज जो है कुछ इंपोर्ट्स को जो किसी चोरी वाले किसी रास्ते से घूम फिर के पाकिस्तान पहुँचती हैं उनको फाइनेंस किया जा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने एक साल पूरा जितना दबा सकते थे इंपोर्ट्स को उतना दबाया। डॉलर्स नहीं थे इसलिए और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन क्या हल यही था? मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। IMF का प्रोग्राम नवंबर में आखिरी किस्त के अजरा के बाद रुका था, तो पिछले 7 माह हमने जिस बेयकीनी के साथ पाकिस्तान को आगे चलाया 25 करोड़ के मुल्क को, ये बहुत एक ज़ालमाना तरीक़ाकार था। कुछ बुनियादी शराइत में से उनका मुतालबा ये था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है दोस्त ममालिक से, 4 अरब डॉलर की हम उनको इंश्योरेंस करवा रहे हैं। वो कहते थे आपको 2 अरब डॉलर और चाहिए, 6 अरब डॉलर की देंगे तो फिर हम ये नवा रिव्यू जो है आपका बोर्ड में लेके जाएंगे। अब ये 2 अरब डॉलर हमारी 60-70 अरब डॉलर की सालाना इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। 30-31 अरब डॉलर हम बरामदात भी करते हैं, 30-31 अरब डॉलर की रिमिटेंसेज भी आती हैं, तो 2 अरब डॉलर नहीं पाकिस्तान को मिला। अंदाज़ा करिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को 2-2.5 अरब डॉलर चाहिए, तो इसलिए मेरे इसके ऊपर काफ़ी शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्फ्लेशन एज ए रिज़ल्ट, क्योंकि डिवेल्यूशन बहुत हो रही थी, गिरता जा रहा था, रुपया गिरता जा रहा था, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत पाकिस्तान में आ गया। उसको कंटेन करने के लिए हमने जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का उसको 21% के ऊपर ले गए हुए हैं। तो जो सालाना बुनियादों के ऊपर हम 3-3.5 हज़ार अरब रुपया इंटरेस्ट पेमेंट्स में देते थे, वो अगले साल जो जिसका बजट का ऐलान किया गया है उसमें 7,300 अरब रुपया हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में रखा है। जो फेडरल गवर्नमेंट के नेट रेवेन्यूज़ होंगे वो इससे कम होंगे, तो हम बैंकों से मज़ीद पैसे उधार लेंगे बैंकों का कर्जा चुकाने के लिए। तो ये सस्टेनेबल हम नहीं रहे, इस स्ट्रक्चर के अंदर पाकिस्तान अब सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें कुछ बुनियादी इश्यूज़ को एड्रेस करना है, और बुनियादी इश्यूज़ यही हैं कि आपकी रेवेन्यू इतनी हो कि आपका खसारा सस्टेनेबल लेवल पे रहे, आपको बरामदात बढ़ानी है। 5-7 अरब डॉलर अगर पिछले 15-20 साल का हिसाब हम रखें ना, पिछले 70-75 सालों से छोड़ दें, सिर्फ 15-20 साल का हिसाब रखें, तो 5-7 अरब डॉलर सालाना की हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी रह जाती है, जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान का रुपया गिरता जा रहा है और हम उसको संभालने के काबू नहीं है। और यही सूरत हाल ने पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल कर दी है। पाकिस्तानी लोग पिछले 2 सालों में मुसलसल गरीब हो रहे हैं। पर कैपिटा आमदन जो है वो 2 सालों से मुसलसल गिर रही है नीचे।
ऊपर नहीं जा रही है, हम लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं ला रही, मुसलसल नीचे गिर रही है। तो लोग पहले से गुर्बत में और बेरोज़गारी में, इस पुअर इकनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं पहले से ज़्यादा इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इन इश्यूज़ को डिस्कस करके क्या मुमकिना हल हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पास मेहमान शख्सियात हैं, ज़ुबैर मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं और चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, ये हमारे साथ हैं। आसिफ पीर साहब, पाकिस्तान में जो पिछले 2-4 सालों में एक रोशनी की किरण नज़र आती है वो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात हैं। ये गेम चेंजर हो सकता है अगर हम इस सेक्टर को मुकम्मल फोकस करके फैसिलिटेट करें, जो कुछ होने चाहिए उनके साथ बात करें और उनको हेल्प आउट करें, और ये वो अरबों डॉलर कमा के हमें दे सकता है। वही 5-7 अरब डॉलर जिसकी कमी पाकिस्तान को रुसवा करती है, वो ये अकेला सेक्टर कमा के दे सकता है। इसके अलावा अशफाक तोला साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। अभी की जो सूरत हाल है, क्या बजट के बाद आपको लगता है कि हम बेहतरी की जानिब जाने वाले हैं या अभी भी वहीं खड़े हैं जहां बजट से पहले थे? देखिए जी, नवीन साहब ने जो इंट्रो में बहुत सारी बातें की, उसमें मैं ये समझता हूँ कि देख, फिस्कल स्पेस हमारे पास बिल्कुल नहीं। हम कोई ऐसा वेंचर नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। मतलब जो भी, अगर आप जैसा आपने बताया कि 7,300 के सिर्फ आप इंटरेस्ट के बदले में पेमेंट करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे फिर कैसे उसको हम आगे लेके चलेंगे। इसका तरीकाकार यही था, बजट और नो बजट हमको करना ही चाहिए था कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते, आईटी की एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते, फिर आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फिलफौर जो काम होना चाहिए वो ये कि हमारे पास 3 ट्रिलियन रुपए की ब्लीडिंग है, बिल्कुल साफ साफ। 1300 बिलियन डॉलर हम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को खाली इसको चलाने के लिए, खड़ा रखने के लिए, उनके नुकसानात को पूरा करने के लिए हम उसको दे रहे हैं। 1700 बिलियन डॉलर जो है 1.7 ट्रिलियन हमारा सर्कुलर डेट में जाता है। इन दोनों को एड्रेस करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप अगर डॉलर सेव्ड इज डॉलर अर्न की बात है, इसको आपको करना चाहिए। नंबर 2 पे उन्होंने जो एक काम किया बार्टर ट्रेड का अफगानिस्तान और अपना ईरान से, दैट इज अ गुड थिंग। उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए, ताकि हम बार्टर के अंदर जो चीजें ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान से ईरान को कोई चीज चाहिए तो जरूर हमसे भी कुछ लेगा, तो इससे जो ना फायदा हो जाएगा। और अगर आप आगे देखें जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, आप इसके सामने देखें कि हमने क्या किया। बिकॉज ऑफ दी, मैंने इल्जाम दे या नहीं किया, शायद मैं भी होता तो यही करता, लेकिन बात यह है कि अब अगर हमने एक्सपोर्ट को स्पेस तो देनी, अब आप कोई ऐसी बात समझ में आती है शायद अरबाब इख्तियार के हलकों में, कि चूंकि डॉलर जो है वो 200 रुपए से 300 रुपए हो गया है, तो जो ना इनको जो ना विंडफॉल मिल गया है और ये जो ना बना इनको। ये मैं आपको बताता हूँ कि सर, जब हमारे डॉलर की जब आती है, जब हमारा रुपया डिप्रिशिएट करता है, वी रिसीव ईमेल फौरी तौर पर कि आपका रुपया डिप्रिशिएट हो गया, अब हमें दाम काट के दें। तो वो जो अब ये कहना, इसके बाद दूसरी बात ये होती है कि 60% ऑफ द रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड। तो वो जो 2 चीजें हैं उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो रुपए का डिप्रिशिएट होना न सिर्फ मुल्क को नुकसान देता है जिसमें हमारी डेट बढ़ जाती है इन डॉलर टर्म्स, बल्कि हमारे लिए जो है ना, यहाँ भी जब आप इसको देखते हैं तो हमारे लिए भी कोई खास फायदे वाली चीज नहीं होती, क्योंकि हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करके हम देते। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें कि हमने कॉम्पीट किससे करना, आप नदीम साहब, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अब हम क्या फिगर्स देते हैं कि जी यूएस के अंदर रिसेशन है, ईयू में रिसेशन है। यूएस की इंपोर्ट जो है ना वो 10% कम हुई है, ईयू की जो है ना इंपोर्ट 13% कम हुई, लिहाजा हमारी एक्सपोर्ट जो है यूएस को वो 8-9% कम हुई है, तो ठीक है, दुनिया से इनकी इंपोर्ट कम होगी। इसी तरह ईयू से हमारी 9% कम हुई है, उनकी 13% इंपोर्ट कम हुई है। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये बात नहीं है। रीजनल कंपटीशन के अंदर आप बांग्लादेश ने जिस अरसे में हमने टेक्सटाइल के अंदर $2 बिलियन की कमी की, उसी पीरियड के अंदर $5 बिलियन का बांग्लादेश ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया। जब भी रिसेशन होता है तो कम प्राइस की कीमत की चीजें जो होती हैं वो बिकती हैं। हम जो है ना बल्क वाली चीजों को प्रोड्यूस करने के काबिल इसलिए नहीं है कि हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई है। हम हाई एंड के अंदर बहुत अच्छे हैं, हम ज़ारा को सप्लाई कर सकते हैं, एडिडास को, नाइकी को, बहुत सारे ब्रांड नेम्स को हम सप्लाई करते हैं। उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उनकी एक लिमिट होती है, लेकिन जो बल्क आइटम्स होती है उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो कंटेनर्स के हिसाब से बिकते हैं। वो मुल्क को ज़र मुबादला ला के देते हैं, वो डॉलर्स ला के देते हैं। हम उसके अंदर फेल इसलिए हो जाते हैं कि हमारी कॉस्ट और बांग्लादेश की कॉस्ट के अंदर तकरीबन जो है ना 20 से 22% का फर्क है।
which can be easily be calculated by government. कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को मुकर्रर करें और उसको देखें कि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कितना फर्क है। मैं $1 जिसकी मेरे पास कॉस्ट आती हो, मैं 85 सेंट में 9 सेंट में नहीं बेच सकता, लिहाजा वी हैव टू डिनाई दी ऑर्डर्स, और इसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट भी कम होता है। हम $4 से $5 बिलियन अगले 1 साल के अंदर, 1.5 साल में हम बढ़ा सकते हैं अगर हमें कंड्यूसिव इनेबलिंग एटमॉस्फेयर। मतलब ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट में से 24% लेंगे और मेरे कॉम्पिटिटर के पास अगर 12% होगा, इसके बाद आप जो DLTL आपने फ्रीज कर दिया, फिर आपने जो है सेल्स टैक्स रिफंड की जो था उसके अंदर प्रॉब्लम कर दिया, फिर जो कॉम्पिटिटिव रेट्स थे, रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ थे गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो आपने इसको फ्रीज कर दिया। मैं समझता हूँ कि पैसे नहीं है और IMF की कंडीशनलिटीज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी एक्सपोर्ट्स को रोकता है। एंड आई टोटली एग्री विथ यू नदीम साहब कि द वे आउट एंड क्विक फिक्स इज to support IT at every level। हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स हैं, हमने उनको पहले टैक्स लगा। आसिफ पीर साहब, क्योंकि IT उनका शोबा है तो आसिफ पीर साहब से ही बात करते हैं। आसिफ साहब, जो अभी 30 जून को साल खत्म हो रहा है, उसमें IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात, उनकी आपकी क्या तवक्को है? टोटल हुजम कितना रहेगा 30 जून तक? अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो इस साल का होगा मेरे हिसाब से स्टेट बैंक की तरफ से जो रेमिटेंस ऑफिशियली जो आएगा वो 2.6 बिलियन के आसपास होगा रफली। 2.6 और अगर आप ये देखें कि कुछ लोग 2.6 अरब के करीब रहेगा, लेकिन चूंकि एक्सपोर्ट में जाहिर है कुछ लोग बाहर सर्विसेज भी देते हैं, तो आई थिंक आई कैन से कि जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ है वो 3 से 4 बिलियन के दरमियान आपकी एक्सपोर्ट जरूर होगी, जो कि एक्चुअल एक्सपोर्ट हुई है, लेकिन रेमिटेंस आपका 2.6 बिलियन के करीब आया है। अच्छा, जो पोटेंशियली आप कहते हैं कि 3 से 4 अरब डॉलर की होगी, लेकिन जो फॉर्मल चैनल से स्टेट बैंक रिपोर्ट करता है वो 2.6 बिलियन डॉलर होगा। हमने पिछले साल भी आसिफ साहब बजट पे आपसे राय ली थी और इसके ऊपर डिस्कस किया था कि हम इसको 5 से 10 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं और उसके लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत अगर आप दोबारा दोहरा दें कि क्या वो पोटेंशियल इस मुल्क के अंदर मौजूद है कि हम कोई 10 अरब डॉलर IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज से कमा लें? अगर वो पोटेंशियल है तो वो कितना है और वो कैसे अचीव किया जा सकता है? देखिए, एक सबसे अच्छी बात तो पाकिस्तान में यह है कि पोटेंशियल तो, अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान में बहुत हर सेक्टर में, जिस तरह जुबैर मोतीवाली साहब ने भी कहा, और IT में तो बेपनाह है, क्योंकि हमारे पास एक HR का एज है, राइट। लेकिन हमें एक इसको, आपने जो कहा कि उसको सही करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए, देखिए हम कुछ भी पॉलिसी बना लें, अगर हमारे पास स्किल डेवलप्ड रिसोर्सेज ही नहीं होंगे या हम उस तेजी से ग्रो नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, जितना भी इस पे बजट आप रखें, ये हमारे लिए ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे है। इट्स नॉट लाइक जस्ट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ही सिर्फ करे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो भी काम कर सकता है, हम लोग जितनी भी कंपनीज हैं, आई थिंक हमें इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर पे हमारी फील्ड में, क्योंकि उनको जॉब्स, अच्छे लोगों को, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी और टेक्निकल लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इतनी शॉर्टेज है कि हमारे लोगों को वो किसी भी तरह, चाहे वो मिडिल ईस्ट में तो उनको आसानी से जॉब्स मिल रही हैं, बाहर यूरोप एंड अमेरिका में जाना मुश्किल है, लेकिन यूरोप में भी यूरोपियन कंट्रीज भी ले रही हैं। और इस तरह के जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हैं, उसमें लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो फॉरेन जा रहे हैं, वो सोचता भी नहीं है दोबारा बंदा टैलेंटेड कि क्या मैं रुकूं या जाऊं। और दूसरा, यहाँ पर जाहिर है फ्रीलांसर्स की मार्केट भी ग्रो हो रही है, विच इज गुड साइन। तो हमारे लिए इसको रिप्लेनिश या उसको पूरा करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जितना हमारे पास फंड अवेलेबल है उसको चैनलाइज करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे प्रोग्राम डिफरेंट देखें, प्रोविंशियल लेवल पे काम हो रहा होगा, डेफिनेटली सबको पता है IT एक्सपोर्ट, जिस तरह आपने कहा, जुबैर मोतीवाला साहब ने भी कहा, और हर कोई यही कह रहा है, हर गवर्नमेंट यही कह रही है, और गवर्नमेंट from Prime Minister to Finance Minister to IT Minister to State Bank, everyone knows this is the sector that can thrive and survive Pakistan। आसिफ पीर साहब, जो अभी चंद हफ्ते पहले ये एक रिपोर्ट थी, शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी, कि जो पाकिस्तान IT ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है उनमें से सिर्फ 10% जो हैं वो क्वालिटी के ट्रेंड वर्कर्स के तौर पर सामने आते हैं, और 90% वो हैं जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंडस्ट्री के अंदर वो क्वेश्चनेबल होती है। तो ये तो फिर बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जिसमें से 90% ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
आई थिंक ये बिल्कुल आई थिंक 10 से 20% जो लोग हैं वो बिल्कुल ट्रेनेबल होते हैं, जो कि टियर 1 यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, वो हम उसको फौरन यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी 80% पे काम करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली, यही मैं आपको पहले पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास चूंकि हम डेटा ड्रिवन नहीं है, तो हमारा डेटा जो है वो हमारे पास होता नहीं है कि 80% या 70% जो लोग बच्चे बच गए हैं वो कहाँ हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, कहाँ पढ़े हुए हैं, ताकि हम उन पे उसको फोकस करके उनको ट्रेन कर सकें, चाहे वो जिस भी कैपेबल हो। मतलब अगर उन्होंने ग्रेजुएशन की है, 4 साल की डिग्री ली है, तो किसी लेवल पे तो हम इनको अकोमोडेट इंडस्ट्री में कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा डेवलपर ना बने पर मीडियोकर बन जाए और वो फ्रीलांसर बन के कुछ काम कर सके। तो हमारे लिए ये डेटा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जहाँ पे भी ये ट्रेनिंग की जब बात करता हूँ, तो ये भी आपकी स्प्रे पेंट अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि आपने बस ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, हर सूबों में गवर्नमेंट में बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग पे पैसा लगा दिया, लेकिन फोकस नहीं है कि किसको ट्रेन करना है। तो जो आपने पहली बात कही कि आपको ये ग्रेजुएट्स ढूंढ के इनको इनेबल करना है, ताकि उस पर पैसे लगाने, ताकि ये हमारी उनकी यील्ड बढ़ जाए और वो वर्कफोर्स में शामिल हो जाएं। फिर ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स, आपने रिपोर्ट भी देखी होगी कि हमारे पास 100,000 प्लस फ्रीलांसर्स हैं और कुछ लोग कहते हैं 4 लाख है, राइट। तो जो भी नंबर है, मैंने पहले पिछली दफा भी आपको कहा था कि वो इस वक्त 4 से $5,000 एक फ्रीलांसर एवरेज अर्न करता है। अगर इसमें इंटरवेंशन, अगेन उसका डेटा किसी के पास नहीं है, तो अगर टारगेटेड आप इंटरवेंशन करेंगे तो उनकी यील्ड अगर आप डबल कर लें, विच $1,000 हमारी फील्ड में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2-3 हज़ार भी बना सकता है एक बच्चा, अगर वो सही तरह उसको मेंटरशिप और ट्रेनिंग की जाए। तो आई थिंक मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना भी पैसा लगाएं, चाहे 5 अरब गवर्नमेंट ने रखें या 10 अरब रखें, लेकिन अगर वो सिर्फ प्रोग्राम्स चलाएंगे कि नंबर ऑफ पीपल 40,000 हमने कर दिए, 20,000 कर दिए, उससे कोई इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा। डेटा लेके टारगेट करके उन बच्चों को ट्रेन करें जिनकी यील्ड बेहतर हो सके, जो ग्रेजुएट हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जो इंजीनियर्स हैं। इवन आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री अब जरूरत ऐसा नहीं रहा, मुल्क जमाना चेंज हो गया, दुनिया चेंज हो गई। अब आपको ये नहीं कि BCS 4 साल है तो वही प्रोग्रामिंग सीख सकता है। अगर उसकी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी है, उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज हैं, वो एनालाइज कर सकता है, उसका IQ है, हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास करिकुलम भी है, हम उसको 1 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं, अगर उसके पास वो स्किल्स हैं पिकअप की। तो हमें मेरा तो इसके लिए तो फिर बुनियादी जरूरत ये होगी कि हुकूमत ने जितना भी पैसा ट्रेनिंग के ऊपर लगाना है, तो उसके लिए तो फिर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनको साथ इंगेज करें और उनको इंगेज करके एक प्रोग्राम को तश्कील दे ताकि आगे चला जा सके। ये फिर बुनियादी अप्रोच होनी चाहिए। एक जी बिल्कुल। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अशफाक तोला साहब हमारे साथ हैं, तो इनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। तोला साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, दूसरा ये बता दें कि IMF आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कुछ रोशनी डालें, कोई ये गुत्थी सुलझाएं, ये सुलझ नहीं रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि आपने आज भी अखबार में पढ़ लिया होगा कि इंगेजमेंट तो है ना, हम तो इंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 9th रिव्यू एज वी सेड के जी वी हैव कंप्लीटेड। अब वो बजट का रिव्यू कर रहे हैं, फाइनेंस बिल का रिव्यू कर रहे हैं, जो भी रिव्यू कर रहे हैं उनको, अब जाहिर बात है अब बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन द इकोनॉमी। आपको पता है आज भी फाइनेंस कमेटी के अंदर ये बात बताई गई है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके रेवेन्यू मेजर्स पे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप 9200 अचीव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो चाहते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर दे आर नॉट हैप्पी, वो उसके ऊपर ज़्यादा चाहते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर वो फर्म कमिटमेंट्स के अभी भी मुंतज़र हैं। तो ये 7 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि IMF को हमने इंगेज किया हुआ। देयर शुड बी क्लैरिटी। ये इंडस्ट्री के लीडर्स बैठे हैं मेरे पास, उनकी इंडस्ट्री बैठ रही है इसी बेयकीनी के सबब। नहीं, मेरा ख्याल इनमें से किसी की इंडस्ट्री नहीं बैठ रही है। आप वो जो बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये आसिफ पीर साहब बैठे हुए, इनकी इंडस्ट्री कभी नहीं बैठती, और जुबैर मोतीवाला साहब हैं, और कौन है दूसरे? IMF को एड्रेस करें फिर बाकी। मैं आपको IMF की, इनकी इंडस्ट्री नहीं बैठती, इनकी इंडस्ट्री माशाल्लाह इनके पीछे छुपे नहीं, आप बताइए। मैं तो कैमरे के पीछे देख रहा हूँ। IMF, अच्छा देखें, मैं आपको IMF के अगर ये कहते हैं, आप कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं 9200 बिलियन पे, अगर आप बात करें मुझे कि जी के उनका अगर ये कहना है 9800 समथिंग बिलियन पे आप लेके आए, जो मैंने यही है ना, वो 9600 से 9800। मुझे आप एक बात बताएं कि एक तरफ आपको पता है आपकी इन्फ्लेशन ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गई है, डायरेक्ट टैक्स में जितना भी हम कर सकते थे, जो मेजर ले सकते हैं आप, इस ऑर्डिनेंस के अंदर अब जो मौजूद है हमारे पास, वो हमने ले लिए।
अब एक सोर्स रहती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, अब उसको किसी कस्टम ड्यूटीज़ को हमें रिड्यूस करना है टू कर्ब स्मगलिंग और बाकी चीज़ें मेजर लेने के लिए। सेल्स टैक्स 18% पे लेके गए, अब इससे ऊपर कितना लेके आए, 20 पे लेके जाए। बाकी रहा सवाल, आप कह रहे हैं नॉन आप रियल एस्टेट को, आप रिटेल होलसेल ट्रेड को उस तरफ जा सकते थे, आप जाने की कोशिश नहीं किया। नहीं सर, रिटेल होलसेल को हमने स्ट्रेट अवे इनको ये कहा है कि जी अब वो सारे रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इनसे ये एक एग्रीमेंट हुआ है। मैं खुद इसको लीड कर रहा था और ये कल उन्होंने एग्री किया सारों ने, कल डार साहब से भी मिले, उन्होंने कहा जी आपने हमारी बात मानी, अब हम आपकी बात मानेंगे। सारे रिटर्न्स वो फाइल कर रहे हैं उनकी। अब ये अगर आप कहो मुझे पहले साल में ट्रू टैक्सेशन हो जाए, तो आज तक उन सेक्टर्स की ट्रू टैक्सेशन नहीं हो सकी जो 25 साल से एस्टेब्लिश हो गए। नहीं, 75 सालों से आपके ट्रेडर्स ने टैक्स नहीं दिया, उन्होंने अभी भी नहीं देना। हम हर साल बजट में मेरे जैसे लोगों का टैक्स काट के हमें गोली देते हैं कि ट्रेडर से बात हो गई है जी अब वो देंगे। पिछले 10 बजट उठा लें, डार साहब की 6 बजट उठा लें, हर एक की एक ही स्टेटमेंट होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मैं तो आप छोटा मोटा मेरा भी तजर्बा है, आपका माशाल्लाह ज़्यादा तजर्बा होगा टैक्स के हवाले से। टैक्स के हवाले से जब तक हमने इनको इंगेज किया है ट्रेडर्स को, जब तक वो मेरे साथ इंगेज रहे वो बिल्कुल ठीक रहे थे। जो आप कैसे हुए? मैं आपको मिस फायर जब हुआ, जब जो हमने CNIC की कंडीशन लगाई थी, मैं आपको बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। CNIC की कंडीशन में जब हमने इनको इंगेज किया तो उन्होंने मुझे ये बोला, एनॉमली का मैं चेयरमैन था, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 30%, मैंने इनको फार्मूला दिया था कि 30% फर्स्ट मंथ में आप हमें दे दें और एवरी मंथ आप 10% जैकअप कर दें, ताकि एक साल के अंदर या 10 महीने के अंदर आप कंप्लीट हमें साइकिल दे दोगे 100% की। एंड विद दे हैव एग्रीड। और मेरा ख्याल है अगर जुबैर साहब हैं तो जुबैर साहब इसके गारंटर में से थे। एग्री करने के बाद जब हमारे उस वक्त के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू इन्फोर्स इट। अब जब उन्होंने ये बात की और इसमें 7-8 गवाह मौजूद थे, मैं पीछे हट गया। और जब बाद में ये हुआ और जहांगीर तरीन साहब लेके गए उनको मोहतरम इमरान खान साहब के पास, और उन्होंने कहा कि नहीं जी अब उसको आप 6 महीने के लिए इसको साइड पे रखें, फिर हम देखेंगे। ये मोहब्बत आपकी सिर्फ 2 सेक्टर्स के लिए जागती है, एक ट्रेडर्स के लिए और एक रियल एस्टेट के लिए। क्या मुझे आप बताएं, क्या आप कौन सा टैक्सेशन आप मुझे बताएं, चाह रहे हैं मुझे बता दें, मैं उसको आपको बता देता हूं कि कहां। पूरे PTI के 4 साल में जितना पैसा इंडस्ट्री का रियल एस्टेट में चला गया आज तक कभी गया ही नहीं। आपने खुला छोड़ी रखा है, सवाल जवाब नहीं पूछा, आपने लोगों को एग्जम्पशंस दे के अभी भी दी हुई हैं। सर आप मुझे एक बात बताएं, वो जितनी भी एमनेस्टी थी वो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने IMF की MD से लेके दी थी, मैं तो नहीं था जब लेके दी। IMF का MD हमें जहर खाने को कहेगा हम खा लेंगे? हमें वो कहते हैं 98 अरब टैक्स लेके आए, मैं और आप नहीं, आप मेरी सैलरी से काट लेते हैं, आप इनके वो बिजनेसमैन को हर्ट कर लेंगे, लेकिन उनको नहीं लगाते। मैं और आप तो नहीं खाएंगे, कुछ लोग पाकिस्तान में जो कहते खा लो। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पे और बात करेंगे। और पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सर सवाल अधूरा रह गया था, हमारा IMF प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं होगा? क्लियर जवाब। सर हमारी तो कोशिश है बहाल हो जाए। वो तो आप 6-7 महीने से कर रहे हैं, अब होना है या नहीं होना ये बता दें। मुझे लग रहा हो जाएगा। कब? जून से पहले हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब, 9वीं ट्रांच फंसी हुई है, 9वीं के बाद तो 10वीं वैसे ही लैप्स होनी है, तो 9वीं आएगी तो आपकी वर्ल्ड बैंक ADB का पैसा अटका हुआ है साथ वो भी आ जाएगा। सर मेरा ख्याल है आज भी देखें $200 मिलियन उन्होंने अप्रूव किए हैं KPK के लिए, तो वर्ल्ड बैंक में। तो मैं नहीं समझता, देखें आपकी इकोनॉमी डिसिप्लिन होती है और ऑब्वियसली इट इज़ एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट। और प्राइम मिनिस्टर साहब को 12 कह चुके हैं कि ही हैज़ स्पोकन टू द MD IMF और ऑल इज सेट और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। आई थिंक मीटिंग्स आर बोर्ड मीटिंग में उन्होंने हमें डाला नहीं है क्योंकि उनके वो हमने नहीं कोई बात नहीं। देखें मेरी बात हो तो एम्बेसडर बोर्ड मीटिंग भी हो सकती है, इतना कोई मेरा ख्याल है इसमें इतना कोई 14-15 तो हो गई है आपके पास, मैक्सिमम अगला हफ्ता है, अगला हफ्ता नहीं हुआ तो बस इट्स ओवर। देखें अल्लाह खैर करेंगे जी। जुबैर साहब से पूछते हैं, जुबैर मोतीवाला साहब IMF बहाल करवाने की कोशिश करनी चाहिए या छोड़ दें, फिर IMF को खुदाफिज करें, फिर अपनी खुद ही आप डेट रीप्रोफाइलिंग कराएं, डेट रीस्ट्रक्चरिंग कराएं, अपना बजट सीधा करें अपने तरीके से? यार इसका मतलब क्या होता है? अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, आप एक आम जबान में बात करूं कि मार्केट में जब किसी के पास पैसे नहीं रहते तो वो जिसको देने होते उसके पास जाके बोलता है कि मेरा तू टाइम बढ़ा दे, बेशक तो उसके ऊपर दाम थोड़ा सा बढ़ा ले, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास देने को नहीं है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोशिश जरूर करनी चाहिए कि IMF को जो हम किसी तरह से भी IMF के नेट में रहें, ताकि देखें एक और बात भी, यहाँ तो चिकन फर्स्ट और एग फर्स्ट वाली बात हो गई जो मेरी समझ में आती। हमारे जो दोस्त मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना IMF करके आओ तो हमको तुमको दे देंगे।
IMF कहता है पहले 200 ममालिक से लेके आओ फिर हम तुमको देंगे, ये पोजीशन है। फिर उन्होंने कहा जी गारंटी ले लें, आप जो है ना उनकी गारंटी दे देंगे, हम अगर आपको प्रोग्राम में लेंगे तो आप हमको दे देंगे। तो उन्होंने वो गारंटी के लिए अब हम काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद 4 के बाद 2 बिलियन और चाहिए। तो सर ये तो जो है ना बात ये है कि IMF की मैं क्या बात करूं, यूक्रेन के अंदर जो वॉर टॉर्न कंट्री है उसका तो मैंडेट ही नहीं बनता जो उन्होंने 15 बिलियन वहां दिए। सर ये तो हम तो एक सॉवरेन नेशन है, हम जिसकी तकलीफ में हैं, मेंबर स्टेट हैं। अगर IMF आज अगर हमारी मदद नहीं करता तो क्या IMF ये चाहता है कि हम वी गो बैंकरप्ट, वी डिफॉल्ट? ये तो मेरे ख्याल है कि डार साहब को मैं 100% सपोर्ट करता हूँ इस बात के ऊपर कि हम अपनी पूरी जितनी कोशिशें हो सकती है करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर का सुबह बयान था कि हमने मन्नो अन उनकी बातें तस्लीम कर ली हैं। अगर इसके बाद भी कोई नई बात लेके आते हैं तो हम क्या समझे? पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, मैं समझता हूं, अपनी जाती मेरी राय ये है कि हमको IMF की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर अल्लाह मालिक है। श्रीलंका में भी नहीं हुआ और डिफॉल्ट किया उसने, आज उसका जो रुपया है हमारे से आगे निकल गया। अब श्रीलंका उन्होंने कोप अप कर लिया, उन्होंने अपने आप, उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, उनकी इंपोर्ट्स को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो अब जाहिर है पाकिस्तान 22 करोड़ मुल्कों का शहर देश है, मुल्क है, और या अल्लाह इंशाल्लाह ताला आप एक दफा जवाब दीजिएगा। आसिफ पीर साहब से भी पूछा। आसिफ पीर साहब आप भी इस पे राय दे दें। एक तो ये बता दें कि क्या IMF ज़रूरत है हमारी बहाल करवाना चाहिए, और दूसरा क्या कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है कि आपका जो शोबा है IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज ये हमें 4-5 अरब डॉलर एक साल में इजाफी कमा के दे दे? पहला सवाल के जवाब तो मैं 2 एक्सपर्ट्स ने कहा है, जिस तरह अशफाक साहब और जुबैर साहब ने, कि तो IMF इस वक्त हमें उनके साथ किसी भी तरह बैठ के किसी भी तरह इसको रिजॉल्व करना चाहिए और इसको रीस्टेट करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी, ये कहना आसान है कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे या डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, जो ये कह रहे हैं जुबैर साहब, बट आई थिंक इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बाद में वो बहुत मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते, राइट। वो श्रीलंका की एक एग्जांपल आप देखें, ये कह सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में उन्होंने क्या काम किया, उनके टूरिज्म है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें, हर मुल्क के पास अपना एज है। हमारे पास पॉपुलेशन है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि उनको खाली पॉपुलेशन से तो कुछ नहीं होता, टैलेंटेड पॉपुलेशन से होता है, राइट। सो पहला सवाल का जवाब तो ये है कि बहुत हद तक हमें कुछ भी करके बैठ के इसको रिजॉल्व करके हमें IMF को लेके आना चाहिए। ये मेरी, और मतलब इसके अलावा मुझे कोई इस वक्त तो हम लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट प्लान्स। सो दूसरा सवाल का जवाब है कि आप 4 से 5 अरब रुपये ऑफिशियल चैनल से आपको मुल्क में आ जाएंगे, तो इसका जो रियलिस्टिक आंसर है, देखें कहने को तो आप कह सकते हैं बट रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। इसकी 2 वजह हैं। देखें जिस तरह मुल्क के हालात हर इस एक्सपोर्ट के लिए और सर्विसेज, देखें हम लोगों को असल में सर्विसेज एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में फ़र्क को समझना पड़ेगा। सर्विसेज एक्सपोर्ट में आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसी, क्योंकि आपका इसको कस्टमर को, बाहर के कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ये काम करने के लिए, वो कहीं भी ये काम आउटसोर्स कर सकते हैं और कहीं भी काम दे सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनका जो कहीं काम जा रहा है वो स्टेबल मुल्क में जा रहा है, वहाँ कोई इशू नहीं होगा, वहाँ इंटरनेट के इश्यूज़ नहीं होंगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ नहीं होंगे, वहाँ ये सिविल अनरेस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मैसेज किया जाता है दुनिया में। अगर आप रोज़ हर प्रोग्राम में बैठ के हम यही बात करेंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, IMF नहीं आएगा तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, या उसको डेट रीस्ट्रक्चरिंग कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो वही है, तो उससे नेगेटिव मैसेज जाता है, और परसेप्शन इज़ एवरीथिंग। तो जब हम अपना नैरेटिव पाकिस्तान का बेहतर नहीं होगा, बायर्स आपके पास रिलक्टेंट होंगे आपको बड़ा ऑर्डर देने के लिए, या वो अपना रिस्क हैज करेंगे। अगर उनको 100 बंदों का काम देना होगा तो वो कहेंगे कि यार 20 हम फिर भी रिस्क ले सकते हैं, बट 80 लोगों का काम कहीं और कराना पड़ेगा। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, चाहे 2 बिलियन से 3 बिलियन पे ले जानी है, 4 पे ले जानी है, 5, ये नंबर्स को आप भूल जाएं, आपको मूव करना है, नीडल को मूव करना है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी इज मस्ट। दूसरा, सेंट्रल बैंक, आई थिंक अशफाक तोला साहब बैठे हुए हैं, आई थिंक ये हमारे छोटे जो ट्रेडर्स हैं या छोटी कंपनीज हैं, उनको तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि डॉलर अकाउंट ओपन करना, फिर उनको डॉलर लेके आना, उनको बैंक्स अच्छे रेट्स दें, मतलब
So because they are small customers, sometimes they are not treated fairly, या उनको डॉलर अकाउंट खोलने में देर लगती है, प्रोसेस. I think central bank is doing work. Of course they are trying their best. उन्होंने अपना IT का अपॉइंट भी कर दिया बंदा, तो कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन I think उसमें जितनी कोशिश और जितनी हम कर सकते हैं, I think एक तो ये इम्पोर्टेंट. और दूसरा, आपको मैंने पिछली दफा भी बताया था अपने प्रोग्राम में कि IT इंडस्ट्री 98% तो एक लैपटॉप चाहिए, तो वो वापस ले, सर एक मैं बात मुकम्मल कर दूं, वापस ले जाना 35% वापस ले जा सकते हैं एज पर द स्टेट बैंक कानून. स्टेट बैंक के रूल के हिसाब से, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल के हिसाब से हम 35% अपने डॉलर अकाउंट में रिटेन कर सकते हैं एज IT कंपनीज. मेरा एक रिक्वेस्ट है, आई थिंक जब हम रिटेन कर सकते हैं, इसका मतलब वो गवर्नमेंट के रिजर्व में नहीं रहा, वो हमारे रिजर्व में, बैंक के रिजर्व में चला गया, तो गवर्नमेंट का इसको कोई यूज नहीं है. आई थिंक ये कंपनीज बहुत डिमांड करें. हमारे पाशा तो आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि 100% अलाउ कर दें, तो 35% तो ऑफिशियली अलाउ है सर. इसको इन्वेस्टमेंट के लिए नो क्वेश्चन आस्क करके आप जाने दें. इट्स लाइक $200-300 मिलियन मैक्सिमम, बट उसका जो इनफ्लो है ना, वो बहुत ज्यादा हो सकता है. ये 100-200 तोला साहब से जवाब ले लें जी, टाइम सिर्फ आसिफ साहब एक चीज बता दें, ये जो कह रहे हैं नो क्वेश्चन आस्क, ये दुनिया के किस कंट्री में, फिर इसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ाता हूँ. आप जॉब कंटिन्यू करिए, टाइम थोड़ा रह जाएगा. देखिए मैं आपको नो क्वेश्चन आस्क का मतलब मेरा है अशफाक साहब कि इन्वेस्टमेंट के लिए, आप एक्विजिशंस के लिए, जब देखिए हमारे सर वो हमेशा आसिफ भाई ये मेरी आपकी बड़ी डिस्कशन रेगुलेशन बना देखिए, देर आर सर्टेन रेगुलेशंस जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. अप टू $5 मिलियन होती हैं, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, इससे ऊपर होती है एक अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना. आप विद इन लॉ एंड पैरामीटर, मेरे पास देखें फ्रीलांस बच्चे आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हमें इजाज़त देते हैं कि डॉलर अकाउंट हम खोल के रख लें अपने पास, और हमारी पेमेंट डॉलर में, हम रुपये आपको नहीं देंगे, रुपये में हमें नहीं चाहिए. देखिए मैं ये खैर कहना नहीं चाहिए, हमने, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे भाई हैं, क्या LCR डिले नहीं हुई है? जब भी हम DADP की बात करते हैं, हमारे पास आए लोग वो एक ही बात करते हैं, देखें ना जी वो जो पेनल्टी आप लगा रहे हैं वो ज्यादती है. न्यूजीलैंड में जो माल गया उसको उतने, अबे भाई ये बराबर में तो भेजते हो. देखिए हमें ये वक्त कड़ा है हमारे ऊपर. ये मैंने, आरिफ हबीब साहब ने, हमने सब ने एक मौजू पे ये बहुत लंबी बहस चली थी हमारी कि क्या डिवैल्यूएशन करना है कि नहीं करना. आज आप डिवैल्यूएशन कर करके इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आपकी इन्फ्लेशन इतनी बड़ी है, इन्फ्लेशन की वजह से आपका पॉलिसी रेट बढ़ गया, पॉलिसी रेट की वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया. और इसकी वजह क्या है आपकी? सिंपल सी एक बात है कि हमारे अपने डॉलर मादरत के साथ जो बाहर पड़े हुए हैं, वो हमारे एक्सपोर्टर, हमारे जो ये सर्विस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो लाने के लिए तैयार नहीं है. मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं अपना, मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैंने स्टेट बैंक को भी ये बात की है कि आप भाई देखें, कम से कम रेगुलेट तो करें ना भाई. आप मुझे आसिफ भाई की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आप नहीं, जुबैर भाई देखिए, हम रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है. नहीं जुबैर भाई, ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये है, और ये आपके इब्तमा के चेयरमैन से मेरी बात हुई, आसिफ इनाम साहब से. मैंने इनको कहा आप डिवैल्यूएशन चाहते हैं, आप $5 मिलियन की गारंटी रख लो, 4 बड़े इंडस्ट्रियल शामिल थे, तो वो कह रहे थे हम गारंटी नहीं दे सकते, आप डिवैल्यूएशन ही नहीं मिलेगी, तो ये क्या फायदा हुआ? आपने $1,00,000 लाने की इजाजत दे दिया. हाँ, $1,00,000 नहीं, वो देखें मेरी बात, वो डिफरेंट है, वो दैट इज डिफरेंट, दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है ना. अगर कोई भी यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या किसी और अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, उसके लिए है कि भाई बाहर से अगर कोई उसका रिश्तेदार बेचता है, अगर कोई नोन पर्सन बेचता है, उसको बैंक टू बैंक चैनल आता है, देयर शैल बी नो FATF वायलेशंस, देयर शैल बी नो मनी लॉन्ड्रिंग. आप ले बता दें कि LCR नहीं खुल रही रॉ मटेरियल की, बैठ के आ गया 180 दिन. आपको तो जुबैर भाई, आपको 60% की आपको LC की इजाजत दी थी. आपके इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर आते थे कि एक्सपोर्टर हमें नहीं दे रहे, उनका कोटा आप दे देना, तो क्यों नहीं दे रहे आप उनको? एक मिनट तोला साहब, मैंने सवाल ही खत्म नहीं किया. देखिए 180 दिन की हमने, जब ये क्राइसिस आया तो मैं उस कमेटी में था, उन्होंने बुला के बोला कि आप अपने लोगों को समझाएं कि 180 दिन की LC खोले, हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं.
अब वो 180 दिन पूरे हो गए, उसकी मैच्योरिटी को 15 दिन ऊपर हो गए, उसकी भी पेमेंट बैंक नहीं करता। आज आपने मीटिंग करवाई है, वो सारे बैठे हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी आज की जो मेरे को पता नहीं आज की मीटिंग का आउटकम क्या है, लेकिन इससे पहले पोजीशन ये है कि 180 दिन वाले जो डॉक्यूमेंट है उनको हम जो उनको पैसे नहीं दे सके, तो मतलब ये तो ग्रेव सिचुएशन। वालों को पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं, वो स्टेट बैंक का मेरा आउटलुक में नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जुबैर भाई को मालूम करके आपको भी बता दूंगा। मत सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है जुबैर भाई कि दोनों तरफ देखा जाए ना इस वक्त। अगर कंट्री क्राइसिस में है तो अगर हम सब मिलकर नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? नहीं देखिए, इसका एक तरीका है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो कहाँ है यार? टाइम एक लाइन में आसिफ पीर साहब कुछ कह सकते हैं, एक लाइन में आसिफ साहब, बिल्कुल टाइम एंड है, एक लाइन में कोई राय देना चाहिए? एक लाइन में मैं अशफाक भाई की बात पे मैं जवाब देना चाहता हूं कि वो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें 35% हमें स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ है। मैं इसको इस बात से हम लोग आपको यूं देखना पड़ेगा, सर्विसेज सेक्टर इज 98% एक्सपोर्टर, जो टेक्सटाइल एंड गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर जो है वो 60-70% इंपोर्ट करके